नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। आज जो क्लास है ये सेकंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास का। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास ऐसी क्लास है जिसमें हम किसी विशेष टॉपिक को लेते हैं और उस टॉपिक से संबंधित जिस प्रकार से जितने क्वेश्चन बनते हैं या उस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको कवर कराने की कोशिश करते हैं। ये बिंदु इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि एक दिवसीय परीक्षाओं से लेकर के पीसीएस, आईएएस और समीक्षा अधिकारी तथा लोअर पीसीएस जैसी समीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ऐसा लगे कि हो सकता नहीं पूछे जाते हों तो कभी आप पीसीएस और लोअर समीक्षा जैसी जिनके होने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं इनकी प्री की कॉपी आप जो बुकलेट मिलती है वो उठा लेना। बुकलेट में देखेंगे कि आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इससे संबंधित। इसलिए एक दिवसीय चाहे परीक्षा हो चाहे सिविल सर्विस परीक्षाएं हों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है इसको पढ़ना। और इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि मेरी रोज़ एक दो क्लास इससे संबंधित आएंगी, उनको आप रेगुलर देखिए और उनका नोट्स बना लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बस इतना ही पढ़ना है। इसमें जो है इतना ही देखना है। बाकी जो जैसे क्लास चलती हैं इसका डिस्क्रिप्टिव तो हम पढ़ाते ही रहेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, विस्तार में पढ़ाएंगे, लेकिन ये वह एक दिवसीय परीक्षा तथा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो इनसे बनते हैं वो है। तो परीक्षाओं में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक लाइन मुझे याद आ गई, वो बहुत एनर्जीदायक लाइन है, उसमें बहुत एनर्जी भरी हुई है अगर उसको महसूस करेंगे। कहा है कि सफलता मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अच्छी लगी होगी। ये मेरी कोचिंग में भी ये लाइन लिखी हुई है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बड़ी लाइन है, महावाक्य है, आपके लिए एक महावाक्य है। और महावाक्य क्या, अगर देखें तो पूरी सफलता इस पर निर्भर करती है। जैसे कोई स्टूडेंट होता है, कोई उसकी पहचान नहीं होती, स्टूडेंट की कोई पर्सनली पहचान नहीं है जब तक वो सफल नहीं हो जाता। आप मुखर्जी नगर में हो, चाहे नेहरू विहार में हो, चाहे जहाँ रह रहे हैं या कहीं छोटे शहर में रह रहे हैं, तो स्टूडेंट को एक ही कमरे में बंद रहना पड़ता है। एक लंबे अनवरत अभ्यास के बाद एक कठिन मेहनत के साथ, मैं तो हमेशा यही 2-3 पॉइंट की बात करता हूँ कि आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ धैर्य है। क्योंकि सिविल सर्विसेज तैयारी करो चाहे छोटी अन्य तैयारी करो, तो सिविल सर्विसेज में और ज़्यादा मैराथन टाइप दौड़ होती है। तो धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतनी ज़्यादा चुनौती है कि धैर्य ऐसी चीज़ है जो आपको बांधे रहता है लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। धैर्य और दिन रात लगे रहना, दिन रात सोचते रहना, सपने में भी वो ख्याल आते रहना, यानी उसी के साथ जीना मरना वाली बात जो है वैसी आपकी ऐसी सोच हो। और एक संघर्ष या कहें मेहनत करने का अटूट दृढ़ संकल्प हो, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ना कोई इसका शॉर्टकट रास्ता होता है। तो आपको एक क्या हमने बात बताया, एक तो आपको बिल्कुल धैर्य होना चाहिए, अटूट अथक प्रयास मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। इसके साथ साथ में एक अभ्यास हो, राइटिंग प्रैक्टिस का अभ्यास होना चाहिए। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर हद तक गुजरने की जोश होनी चाहिए। चाहे कनिष्क हो, कटारिया हो जिनकी एक रैंक आईएएस में आई थी, चाहे टीना डॉबी हो, चाहे अतहर हो जिनकी सेकंड रैंक आई हो। एक उदाहरण मैं बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक पर्सन का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उनकी एक जो है सिविल सर्विसेज में एक अच्छी रैंक आई थी, मुस्लिम समाज से वो संबंधित थे, उनके पिताजी प्राइवेट जॉब में थे और घर में इतना पैसा नहीं होता था कि वो ठीक जगह जा कर के रूम लें जहां वो पढ़ सकें। तो वो बताते हैं जैसे इस प्रकार का मौसम बरसे का है, यानी बरसात का मौसम है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र या एरिया या मोहल्ले या घर बने होते हैं जहाँ पर पानी के भराव जैसी स्थितियाँ बनती हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे घर के सामने बहुत सारा पानी भरता था और उस पानी से मैं निकल करके लगभग 2-3 हाथ की गहराई से मैं निकल करके कीचड़ वाले पानी से मैं बाहर जाता था, मेरा परिवार बाहर जाता था
तो किसी ने कहा भाई वहाँ रूम क्यों लिया था? तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी के पास, मेरे परिवार के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि महंगा रूम लेकर के परिवार के अन्य खर्चों के साथ गुजर बसर पढ़ाई भी की जा सके, इसलिए सस्ते रूम के कारण हमने इसलिए वहाँ पर रूम लिया और उसी दलदल कीचड़ वाले पानी से निकल करके मैं जाता था पेपर पढ़ने। चूँकि पेपर भी नहीं खरीद पाता था तो मैं एक ढाबे रोड पर जाता था, तो ढाबे में चुपचाप बैठ करके वहाँ पेपर पढ़ता था। ये है परसेवरेंस, ये है लगन, ये है समर्पण, ये है कर गुजरने की क्षमता। तो वहाँ पर मैं चुपचाप बैठ के अपना अच्छे से पेपर पढ़ता था, बहुत खुश होकर निकलता था। आज आपकी स्थिति तुलना कर सकते हैं कितनी बेहतर हैं, सारी चीज़ घर पे है। आज पेपर नहीं आता तो डिलही IAS सीतापुर नाम से जो अपना कोचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर तो मैं रेगुलर द हिंदू भेजता हूँ आपके लिए, राष्ट्रीय संस्करण का दैनिक जागरण, जनसत्ता, करंट अफेयर्स, अन्य बहुत सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराता हूँ। वो बात दूसरी है आप खोलते भी ना हो क्योंकि सब्सक्राइब तक नहीं चैनल करते हैं और कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं। जो लिखना चाहिए, हम लोगों को मनोबल बढ़ता है कि कमेंट्स लिखेंगे, अच्छा आप समझ में आया, कुछ हम लोग पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कुछ तो आपको बताना चाहिए, तभी तो यहाँ पता चलेगा मैं क्या आपको दे रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है। तो कमेंट्स वगैरह नहीं लिखते हैं, आपका कोई लोग नहीं लिखते हैं, ऐसा काम कुछ नहीं करते, ये बेकार काम है आपकी नज़र में। तो ये सब कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये कुछ ना करिए, ना कमेंट्स आप लिखिए, ना सब्सक्राइब कराइए, ना तो अन्य लोगों तक पहुँचाइए जो भाई बहन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिन तक ये सुविधा नहीं है फ्री में पढ़ने का अवसर घर बैठे मिल जाए, दिल्ली जैसी व्यवस्थाएं उसके घर पहुंच जाएं। तो नहीं ये कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहने का एक उद्देश्य है आप बड़े अच्छे तरीके से, संसाधनों का अभाव अब नहीं है आपके पास, बढ़िया से पढ़िए, खूब दिल लगा के पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। जो चाहता है व्यक्ति, जैसा चाहोगे वैसा प्राप्त हो जाता है, जैसा चाहोगे वैसा प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा आपका थाट होगा वैसा निश्चित तौर पर आप बन जाएंगे, निश्चित ही बनेंगे, रास्ता निकल आएगा। अगर चलना प्रारंभ करेंगे तो रास्ता निकल आएगा, पहुंच जाएंगे। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक लगन होना चाहिए, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, कर गुजरने का साहस होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। पाने के लिए कुछ भी नहीं है अगर आपके लिए, खोने के लिए कुछ नहीं है, और पाने के लिए अगर पूरा संसार है, आप पीढ़ियां बदल सकते हैं, आप नई पहचान ला सकते हैं, आप सरकार में जाके नए सुधार ला सकते हैं, बहुत सारे सुधार आपकी नज़र में होंगे, वो आवश्यक हैं, तो आप सुधार कर सकते हो। कुछ नहीं कर पाएंगे, एक ज़िले में रह करके ज़िला सुधार सकते हैं। वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं जिन पर सीएमओ से बढ़कर आपका अधिकार होता है, सीएमओ भी आपके पीछे पीछे घूमता है, सर करता रहता है, डॉक्टर तो भागेंगे आपको देख करके। एक तो अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाएं जिले की आप बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात, शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, जो शिक्षा की व्यवस्थाएं, उनको आप सुधार सकते हैं, कितने बड़े सुधार कर सकते हैं। तो शैक्षणिक जो सुविधाएं हैं, प्राथमिक विद्यालय से लेकर हायर सेकेंडरी तक जो भी स्कूल हैं, इनमें जाकर क्लास लगा सकते हैं टीचरों की, तो वहाँ पर मीटिंग ले सकते हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं। आपसे कुल मिला के अगर कुछ भी करेंगे तो सुधार ही होगा, और आपसे अपने आप नहीं समझेंगे, लोग आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, आपकी वर्दी को देख के, आपकी गाड़ी को देख करके, आपके साथ आने वाले पुलिस को देख करके, तो मोटिवेट होंगे, मैं ऐसे बनना चाहता हूँ। आप आइकॉन बन सकते हैं समाज के, लोगों के। अच्छे काम तो करिए, बड़ा स्कोप है, एक बड़ा स्कोप है। बहुत सारे IAS ऑफिसर बन के देखिए आज कैसे समाज में सुधार ला रहे हैं, कैसे क्रांतिक परिवर्तन कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। तो समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक निर्णय लीजिए, कठिन निर्णय लीजिए, और डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लीजिए, सिलेबस रखिए, पाठ्यक्रम निर्धारित करिए, बुक लिस्ट करिए, और अनवरत पढ़ना चालू करिए, घंटे निर्धारित करिए। जब पढ़ेंगे तब आपसे कोई नहीं करेगा ये काम करिए, वो काम करिए, कुछ भी कोई नहीं कहेगा। इसलिए लगिए, सुप्रीम समय है आपके लिए, महत्वपूर्ण समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही समय है। और इसमें डिमोरलाइज हो गए, फ्री बैठे हैं घर में, तो बड़ी चुनौती होगी। इसलिए लगिए मेरे साथ, मेरे टीम के साथ, कोचिंग डिलही IAS के साथ। मैं ये पूरा संकल्प लेता हूँ
कि आपके साथ एनर्जी में मेंटेन रखूँगा। इसके साथ साथ में जो सीसेट में बिल्कुल 100% आप पास हो जाएंगे। बस कुछ वीडियो आते हैं उनको देखते रहिए, सिर्फ कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, लगाते रहिए, मैथ लगाते रहिए, रीजनिंग लगाते रहिए, जो भी इंग्लिश समझा रहा हूँ ये समझिए, हिंदी समझिए, इसमें क्वालिफाई हो गए, जीएस में ऐसे पढ़ा रहा हूँ, फिर कोचिंग खुलेगी, कोचिंग में आइए। और जो ऐसे लोग हैं कोचिंग से नहीं जुड़ सकते हैं, नहीं कोचिंग आ सकते हैं, उनको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा, कर सकता हूँ, क्लास नोट्स प्लस अन्य नोट्स भी मैं फ्री में दे सकता हूँ यदि हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़ेंगे। और दिल्ली IAS नाम से एक ग्रुप है, उस पर जुड़े, और उसका नंबर मैं बता दे रहा हूँ। हमारा नंबर है 93 54 0 85 192 9354085192 93 54 0 85 192। इस नंबर पर आप मैसेज करें। इस नंबर पर जब मैसेज करेंगे तो ये नंबर हम ग्रुप में जोड़ देंगे। स्टडी मटेरियल जो भी होगा ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। रेगुलर न्यूज़, रेगुलर पेपर, सारी व्यवस्थाएं मैं भेजूंगा। बस लगे रहिए धुआंधार तरीके से, एकदम एकाग्र। आपकी कोई पहचान नहीं है जब तक आप सफल नहीं होते हैं। चमत्कार की ही नमस्कार है, आप खूब जानते हैं। तो समाज में एक नई पहचान बनानी है, समाज में एक क्रांतिक परिवर्तन लाना है, पीढ़ियां बदलनी है, और चलें तो महसूस हो मैं जिंदा हूँ, मैं जी रहा हूँ। जीने के लिए तो गांव से लेकर पूर्वे पाले से लेकर के महानगरों में झुग्गी झोपड़ियों तक लोग जीते हैं। आप पर प्रश्न है, आप कैसा जीना चाहते हैं? आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, फूलों भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कांटों भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, स्वर्गीय टाइप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, नरकीय टाइप ज़िंदगी जीना चाहते हैं? ये आपके कर्म पर निर्भर करेगा, ये आपके डिसीजन लेने पर निर्भर करेगा, ये आपके कठिन प्रश्न, जो प्रश्न है निर्णय लेने का, इससे बनेगा, संघर्ष करने से बनेगा, लगातार लगे रहने से बनेगा, अनवरत अभ्यास करने से बनेगा, दिन रात उसी दिशा में सोचने से बनेगा। एक लंबे समय के अनवरत अभ्यास के बाद में वो चीज़ें सभी आपके पास प्राप्त होंगी जो मैंने पहले कहा। मेहनत इतनी खामोशी से करो रूम में बैठकर कि IAS PCS IFAS IRAS या लोअर PCS या समीक्षा अधिकारी बनो तो चारों दिशाओं में शोर डंके की तरह बजने लगता है, समाज में प्रतिष्ठा छा जाती। वैसा काम करो। तो इसी के साथ साथ में मैं चाहूँगा कि ये जो आज टॉपिक है इसको बड़ी सरलता से समझाया हूँ, समझ लीजिए। कहता है भारत के प्रमुख दर्रे। देखिए तो भारत के प्रमुख दर्रे मतलब ये हुआ, दर्रा तो जानते होंगे, दर्रे को इंग्लिश में पासेस कहते हैं। पास मीन्स होता है दर्रा, और वैसे पास मीन्स होता है गुजरना। भाई आप पास हो जाइए, गुजर जाइए। तो दर्रों का बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। दर्रों का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व इस संदर्भ में है, प्राचीन काल से आप देखोगे तो एक दर्रे का नाम आएगा हिस्ट्री में। आपके जब हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने तो आपने एक नाम सुना होगा दर्रे का। तो खैबर दर्रा, क्या कहते हैं? खैबर दर्रा, खैबर पास, जो पश्चिम में पाकिस्तान के आसपास वाले एरिया में पड़ेगा, जिसमें जो है मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उस दर्रे से बहुत इंटर कर आए। बहुत सारे जो ट्राइब्स, जनजातियाँ, खूंखार जनजातियाँ उससे प्रवेश करके इंडिया पर अटैक किया था। ऐसा इतिहास आप पढ़ोगे। तो कहने का मतलब ये है कि दर्रा जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ये आवागमन के साधन होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने का काम करते हैं। दर्रा एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने का काम करते हैं। ये मार्ग होते हैं एक प्रकार के, ये सगरे मार्ग होते हैं। इनसे आवागमन का माध्यम होता है कि एक पर्वत है, पर्वत के उस पार कुछ जनसंख्या निवास करती है, देश निवास करता है, राज्य निवास करता है, लोग निवास करते हैं। इस पार देश निवास करता है, लोग निवास करते हैं, क्षेत्र है, यहाँ लोग निवास करते हैं। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए एक आवागमन का एक ये भी माध्यम होता है, गुजरने का एक ये भी माध्यम होता है कि दर्रे से होकर, पास से होकर एक सकरा रास्ता इससे निकल जाए। तो इसकी प्रासंगिकता बहुत बड़ी है, इसकी एक चुनौती भी बहुत बड़ी है। हमने कहा प्राचीन काल में जो खैबर दर्रा था वो भी एक बड़ी चुनौती थी, जिससे होकर के आक्रांता आते थे, भारत पर अटैक करते थे और सीधे होकर के गुजर जाते, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए ऊपर निकल जाते थे खाड़ी देशों में। तो यहाँ पर क्या है, ईरान इराक जाने के लिए भी वो दर्रा था। तो यहाँ पर क्या है, हम देखेंगे दर्रों को, कहाँ कहाँ पर मुख्य दर्रा हैं और कौन कौन सा राज्य पड़ता है, उनके नाम क्या है, ये परीक्षाओं में आता है। पिछली क्लास मैंने किया था वो
जो है पर्वत कहाँ कहाँ पर उनकी चोटी है, पर्वत के संबंध में बताया था। तो थोड़ी उसमें की बात को मैं लेकर के तब इसमें आगे बढ़ूँगा। उसमें बची हुई बात ये थी कि मैंने कहा था कि सारा भूगोल बताया था, तो भूगोल ही किसी समाज लोगों को निर्धारित करता है, उनके खान पान। तो पर्वतीय क्षेत्रों की जो बात कर रहा था पिछले वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, तो उसमें थोड़ी सी बात और कहना है मुझे कि पर्वतीय क्षेत्र, चाहे आप उत्तराखंड में हो, चाहे आप हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे आप अन्य जगहों पर, मैंने कहा नाथुला दर्रा के आसपास का एरिया हो, है ना, वो उसका सॉरी दोदा बेटा नीलगिरी हो, चाहे आप सतपुड़ा में मध्य प्रदेश के आसपास हो, चाहे महेंद्रगिरी के आसपास उड़ीसा में हो, चाहे केरला में अनायमुडी हो, तो इन जगहों पर ये है पर्वतीय जो रीजन्स होते हैं वहाँ जो पॉपुलेशंस होती, तो ज्योग्राफी ही वहाँ पर निर्धारित करती है खान पान कैसा वो खाएंगे। खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, तीज त्यौहार, ये सब ज्योग्राफी पर ही निर्भर करता है। रीजन विशेष की ज्योग्राफी जैसी होगी वहाँ पर वैसे ही खान पान होगा, वैसे ही रहन सहन होगा, वैसे ही बोलचाल होगी, भाषा शैली होगी, वैसे ही पहनावे होंगे, वैसे ही खाएंगे, वैसे ही मनोरंजन के साधन होंगे। ये सब देखना हो तो टेलीविज़न पर दूरदर्शन चैनल देखिएगा, उसमें चाहे नॉर्थ ईस्ट के रीजन के जो भी लोग होंगे तो उनका जो है बन जाएगा सिस्टम ऐसा कि वो इसी प्रकार बोलेंगे। तो हम जो है शुरू करेंगे। तो आपने देखा कि इस प्रकार से अब हम बात कर लेंगे कि जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं इसमें से, अब इनको देख लीजिए कि जैसे बहुत सारे दर्रे, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, जैसे ये सब जम्मू कश्मीर में मिलेगा, नाथुला सिक्किम मिलेगा, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। इस प्रकार से जो दर्रों से बनने वाले प्रश्न हैं वो बहुत सारे प्रश्न आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ सबके काम आएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, तो एक बार देख लीजिए बस, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई छूटेगा नहीं, इसलिए मैंने इस पर उतार दिया है। आता सब है, ये बहुत बार रटे हुए चीज़ें हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोर्ड पे देखिएगा, काराकोरम कहाँ पे है भैया, काराकोरम कहाँ पे है, ये काराकोरम जम्मू कश्मीर में है। जोजिला भी जम्मू कश्मीर में है, जोजिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में मिलेगा, बनिहाल भी जम्मू कश्मीर में मिलेगा, बुर्जिला भी जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश विविध एग्जामों में पूछे गए प्रश्न इनसे मिलेंगे आपको। सतकीला जो सिपकी है ये मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। रोहतांग दर्रा मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, लिपुलेख उत्तराखंड में मिलेगा, माना भी उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में नीति भी उत्तराखंड में मिल जाएगा, नाथुला भी सिक्किम में मिलेगा, और जयप्लेला ये मिलेगा, जयलेपला मिलेगा आपको सिक्किम में मिलेगा, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। तो बोमडिला कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। फिर यांग्याप जो मिलेगा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश, दिफू असम में भी मिलता है शायद, दिफू। उसके बाद में तुजू देख लीजिए, मणिपुर है। अब ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये घाट जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्रम लगाने का आता है, ये हमेशा याद रखना, पीसीएस में आईएएस में क्रम लगाने का आता है कि सबसे ऊपर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा पड़ेगा, दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ेगा। तो आपको पूछे ये कि उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाइए, तो आप सबसे पहले लगाइएगा थाल घाट महाराष्ट्र, भोर घाट महाराष्ट्र, ऊपर है महाराष्ट्र, सबसे नीचे का थाल घाट एक है और केरल में। तो थाल घाट सबसे ऊपर महाराष्ट्र हो गया, भोर घाट उसके ऊपर है वही महाराष्ट्र में, पाल घाट केरल में है, पाल घाट केरल में है, ये सबसे दक्षिण में है। तो ये थे हमारे दर्रे और इनसे संबंधित राज्य। अब नेक्स्ट वीडियो को हम देखेंगे अगली क्लास में, और इसके बाद में आप इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ये मेरा फिर से कहना है। थैंक यू वेरी मच।